तो वेलकम, नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक एकेडमी का ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में जो आगामी यूपी टेट अर्थात जनवरी 2026 में जो यूपी टेट होने वाला है, उसी को ध्यान में रखते हुए जो प्रीवियस ईयर की श्रृंखला चल रही है, इसमें आज हम देखेंगे आप 10 नवंबर 2018 का जो पेपर है यूपी टेट का, उसमें हम बाल विकास के पोर्शन को कवर करने वाले हैं। तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगी। पूरे आप 30 प्रश्नों को देखेंगे और इस प्रश्नों को देखने का उद्देश्य केवल एक ही रहेगा कि आप देखेंगे कि प्रश्नों के लेवल क्या हैं, ठीक ना। कौन से प्रश्न किस लेवल के बनने हैं, जो इसमें आप लोगों का सीडीपी में आप लोगों का पेडागोजी हो या मुख्य आपके पॉइंट हो, सबको आज हम कवर करने वाले हैं। चलिए, यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न देखेंगे कि कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना एक स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है। यह सिद्ध करना चाहते थे कोहलर कि यह जो कोहलर सिद्ध करना चाहते थे कि स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया है। यह सिद्ध करना चाहते थे कि संज्ञानात्मक संकार्य है। यह सिद्ध करना चाहते थे कि पारिस्थितिकी के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। यह सिद्ध करना चाहते थे। तो कोहलर जो थे, कोहलर सिद्ध करना चाहते थे कि सीखना एक क्या है दोस्तों, संज्ञानात्मक संकार्य है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोहलर का यह सिद्ध करने का यही उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए। तो याद रखेंगे, कोई भी नई भाषा हो उसको सीखने के लिए हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से, कि वाक्यों के निर्माण से, कि शब्दों के निर्माण से, कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जब हम किसी भी भाषा को सर्वप्रथम सीखने के लिए या सीखने के बारे में योजना बनाएंगे तो अक्षरों और शब्दों के मध्य साहचर्य से हम स्टार्ट करेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं, यही आपको बताना है। जो समावेशी कक्षा होती है, समावेशी कक्षा का मतलब होता है जिसमें याद रखेंगे एक छत के नीचे सभी वर्ग, सभी जाति, सभी वर्ग के बच्चे एक साथ पढ़ें, उसे हम बोलते हैं समावेशी कक्षा। तो समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं? तो केवल विशिष्ट छात्र होते हैं, सामान्य एवं विशिष्ट छात्र दोनों होते हैं, कि केवल सामान्य छात्र होते हैं, कि बहुभाषी और प्रतिभाशाली छात्र होते हैं। याद रखिएगा, बहुभाषी तो समझ में आता है जिसमें बहुत से भाषाओं को जानने वाले बालक, लेकिन यहाँ देखिएगा समावेशी कक्षा में सामान्य और विशिष्ट, अग्रा और पिछड़ा, ठीक ना, निम्न और आपका व्यतीर्ण, सभी प्रकार के बालक जो होते हैं वो शामिल होते हैं। सामान्य और विशिष्ट, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। समावेशी कक्षा में सभी जाति, सभी धर्म, वेशभूषा को मानने वाले, सभी भाषाओं को मानने वाले बच्चे जो होते हैं वो शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। अधोलिखित में गणित संबंधित अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? तो याद रखेंगे यहाँ पे गणित संबंधित अधिगम अक्षमता, ठीक ना। तो गणित संबंधित अधिगम अक्षमता कौन सी है? तो याद रखेंगे यहाँ पे निरसता संबंधी दोष, पठन दोष, गणन दोष, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखेंगे गणितीय संबंधित जो अधिगम है या अधिगम अक्षमता है तो वह गणन दोष में आती है, कैलकुलेशन संबंधित होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है। समावेशीकरण की जो सफलता के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? क्षमता निर्माण का अभाव, ये आवश्यक होता है दोस्तों, कि अभिभावकों की भागीदारी का न होना, ये आवश्यक होता है, कि आपका अलगाव आवश्यक होता है, कि संवेदनशीलता आवश्यक होता है। तो याद रखेंगे समावेशीकरण की सफलता के लिए किसकी आवश्यकता जरूरी होती है दोस्तों? तो संवेदनशीलता की आवश्यकता जरूरी होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे 6 नंबर देखेंगे। निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? यही बताना है दोस्तों कि संवेग का तत्व कौन नहीं है। तो याद रखेंगे व्यवहारात्मक, ये भी संवेग का तत्व होता है, संज्ञानात्मक ये भी होता है, और यहाँ पे वैहिक अर्थात इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैहिक बोलते हैं दोस्तों, ये भी जो होता है। लेकिन याद रखेंगे जो संवेदी होता है ना दोस्तों, यह संवेग का तत्व नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको ध्यान रखेंगे। 7 नंबर की बात करेंगे, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम क्या है, यही आपको बताना है। तो संज्ञानात्मक क्षेत्र का जो सही क्रम होता है ना, स्टार्ट किससे होता है दोस्तों? स्टार्ट होता है ज्ञान से, और खत्म कहाँ पे होता है? तो मूल्यांकन में खत्म होता है, ठीक ना। तो इसी क्रम से आप लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कई बार पूछा हुआ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी देखिए, ये ज्ञान से स्टार्ट है, खत्म यहाँ पे दोस्तों ये कहाँ पे? मूल्यांकन पे है। और यहाँ पर भी देखिए ज्ञान से स्टार्ट है और खत्म कहाँ पे दोस्तों? मूल्यांकन पे। अब हम इसमें थोड़ा और चर्चा करेंगे। ज्ञान के बाद आपका अवबोध आएगा,
कि आपका अनुप्रयोग आएगा। याद रखेंगे जब बच्चा ज्ञान को सीखता है तो अवबोध सबसे पहले आएगा, पुनः उसके बाद अनुप्रयोग करता है, फिर विश्लेषण संश्लेषण करता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं निम्न में से कौन से अच्छे विशेषण की विशेषता नहीं है, यही आपको बताना है 8 नंबर क्वेश्चन कि कौन सा अच्छे विशेषण की विशेषता नहीं है। तो याद रखेंगे स्वेच्छाधारी नहीं है, कि जनतांत्रिक नहीं है, कि सहानुभूतिपूर्ण नहीं है, कि वांछनीय सूचनाएं देने वाला नहीं है। कौन इसमें से नहीं है दोस्तों, याद रखेंगे। तो अच्छे शिक्षण की विशेषता जो नहीं है दोस्तों वह स्वेच्छाचारी है। ऑप्शन नंबर स्वेच्छाचारी है। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा प्रश्न के लेवल आपके हार्ड हो सकते हैं, लेकिन सभी प्रश्नों को आप पूरा अंत तक देखेंगे कि प्रश्न क्या हैं। दोस्तों आपको बता दें, जो आप देखिएगा सीडीपी में अगर 30 प्रश्न बन रहे हैं ना बाल विकास में, तो इसमें से ऐसे प्रश्न होते हैं जो 12 से लेकर 14 तक के ऐसे प्रश्न होते हैं जो आसान होते हैं, ठीक ना। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं कि थोड़ा उनका लेवल क्या होता है दोस्तों, हार्ड होता है। तो इसलिए सभी प्रश्नों के लेवल को आप देखेंगे और जानेंगे कितने प्रश्नों को आप हल कर ले रहे हैं, ठीक है। आगे देखेंगे अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। 9 नंबर की बात करेंगे कि जो अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत है वह विक्टर ब्रूम के द्वारा दिया गया है, कि सर्जबर्ग के द्वारा दिया गया है, कि हर्जबर्ग के द्वारा, कि स्कैनर के द्वारा। तो याद रखेंगे अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, याद रखेंगे 1964 में दिया गया दोस्तों, और ये दिया गया विक्टर ब्रूम के द्वारा। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है, यही आपको बताना है कि अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है। तो व्यक्तित्व से है, कि सामाजिक अंतःक्रिया से है, कि सूचना प्रक्रियाकरण से है, कि व्यवहार परिमार्जन से है। आप इसको बताएंगे दोस्तों। तो जो आपका अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है, तो इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सूचना प्रक्रियाकरण से है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है, यही आपको बताना है दोस्तों कि कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है। कौशल अंतरण एक गति है, न कि उद्देश्य, यह उपयोगी है। कि रेखीय अभिक्रम उपयोगी है, कि सांख्यिकीय अभिक्रम उपयोगी है, कि आपका तैयारी और अर्जन यह उपयोगी है। आपको यही बताना है दोस्तों। तो कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी होता है, अगर आप ऑप्शन को देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन स्थानांतरण संबंधित कर रहा है। तो कौशल अंतरण एक क्या है दोस्तों, गति है, न कि उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ये आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान से देखेंगे। 12 नंबर की बात करेंगे निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है, यही आपको बताना है दोस्तों। कौन इसमें से है जो कि शिक्षण का सूत्र नहीं है, यही आपको बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे सरल से कठिन की तरफ, ये भी जो है दोस्तों वो क्या है, शिक्षण का सूत्र है, इसको ध्यान रखेंगे। अनिश्चित से निश्चित की तरफ और दृश्य से अदृश्य की तरफ, निगमन से आगमन की तरफ। जब इसको आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको मिलेगा कि जो इसमें से सूत्र कौन सा नहीं है, तो निगमन से आगमन की तरफ नहीं होता है दोस्तों, आगमन से निगमन की तरफ होता है। ऑप्शन नंबर डी पर नहीं है, इसलिए यही पूछा है, तो आप इसको बताएंगे। आगे देखते हैं सूक्ष्म शिक्षण का चक्र का प्रथम पद क्या होता है, यही आपको बताना है कि सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद क्या होता है। याद रखेंगे जो सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है, प्रतिपुष्टि होता है, कि योजना बनाना होता है, कि शिक्षण देना होता है, कि आपका प्रस्तावना देना होता है, क्या होता है आप बताएंगे दोस्तों। तो सूक्ष्म शिक्षण चक्र का जो पहला पद होता है दोस्तों वह क्या होता है, आप इसको देखेंगे तो आपका होता है योजना बनाना। ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, योजना बनाते हैं किसी भी चीज़ को हल करने के लिए, सीखने के लिए। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, योजना बनाना, ना कि सी। सॉरी, इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं 14 नंबर की बात करेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है, यही आपको बताना है दोस्तों। अवबोध शिक्षण के स्तर में कौन सा शामिल है, यही आपको बताना है। पृथक्करण शामिल है, कि आपका तुलना शामिल है, कि आपका अनुप्रयोग शामिल है, कि आपका अन्वेषण शामिल है। तो याद रखेंगे अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण, आत्मीकरण तथा परिपाक, वर्णन तथा व्यक्तिकरण, ये क्या है दोस्तों, ये अवबोध स्तर शिक्षण में शामिल है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। 15 नंबर की बात करेंगे, शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा जब खंड व सकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े, भी बात सही है। स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हों, ये भी बात पॉजिटिव कह रहा है। अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो, ये भी बात है दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों हो जाएगा, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। जहाँ कभी भी ऐसे प्रश्न पूछे ना, वहाँ पे देखिएगा जो सभी ऑप्शन होते हैं ना, उसको ज़्यादा सही होने की जो चांसेज होती हैं वो बहुत ज़्यादा
होते हैं, इसलिए आप इसको ध्यान से देखते रहिए। आगे देखते हैं 16 नंबर की बात करेंगे। एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? तो याद रखेंगे, अगर कोई छात्र है जो क्या कर रहा है दोस्तों, पढ़ रहा है, अगर आपको उसको बुला रहे हैं तो बुलाते हैं आप किससे? मौखिक रूप से, मुंह से बोलकर। और उसको कैसे? जब वह पढ़ रहा है तो पढ़ने में लीन है, और वह क्या सुनेगा? आपकी आवाज़ सुनेगा। और किसके माध्यम से सुनेगा? तो कान के माध्यम से सुनेगा। तो कौन सी अनुक्रिया प्रकट करेगा? दृष्टि संवेदना करेगा, मतलब वो देखेगा। स्पर्श संवेदना करेगा कि ध्वनि संवेदना करेगा कि आपका प्रत्यक्षण संवेदना करेगा? तो याद रखेंगे वह किस संवेदना को करेगा? ध्वनि संवेदना करेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वह ध्वनि के माध्यम से वह अनुक्रिया प्रकट कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी, मतलब सुनकर कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर की बात करेंगे। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार जो आपका प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि होती है वह क्या होती है? पियाजे ने, याद रखिएगा, पियाजे जो है वह संज्ञानात्मक की 4 अवस्थाएं दी है। कितनी अवस्थाएं दोस्तों? इसको याद रखिए, 4 अवस्थाएं। पहली होती है संवेगात्मक अवस्था, याद रखेंगे, संवेगात्मक गामक अवस्था होती है। और दूसरी होती है प्राक संक्रियात्मक अवस्था, और तीसरी होती है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, और चौथी होती है औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। तो याद रखेंगे ये जो संवेगात्मक अवस्था होती है यह जन्म से लेकर 2 साल तक होती है। जो आपका प्राक संक्रियात्मक अवस्था होती है वह 2 से 7 साल तक होती है। और मूर्त सक्रियात्मक अवस्था जो होती है वह 7 से 11 साल तक होती है। और इसके बाद जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है वो 11 से लेकर 15 साल तक होती है। तो पियाजे के सिद्धांत के अनुसार जो प्राक संक्रियात्मक अवस्थाएं होती है वो 2 से 7 साल होती है। इसको ध्यान रखेंगे, 2 से 7 साल। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। 18 नंबर की बात करेंगे। निम्न में से कौन सी बाद की बाल्य अवस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? यही बताना है कि बौद्धिक विकास की जो विशेषता है वह कौन सी नहीं है। भविष्य की योजना सूझबूझ ये नहीं है दोस्तों। कि विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि है, तो है दोस्तों। जो बच्चे होते हैं वह कथाओं में रुचि रखते हैं। बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, ये भी जो बाल्य अवस्था में बढ़ती है। कल्पनीय भयों का अंत, ये भी होता है दोस्तों। याद रखेंगे जो बाल्य अवस्था में बालक होता है वह भविष्य की योजनाओं की सूझबूझ की जो होती है वो विशेषता नहीं होती है। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। 19 नंबर की बात करेंगे। इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध है? यही आपको बताना है कि भाषा विकास से किनका संबंध है। तो याद रखेंगे आपका पौलाव का है, कि बीने का है, कि चॉम्स्की का है, कि मास्लो का है, ठीक ना। तो इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित हैं? तो याद रखेंगे वो भाषा विकास से संबंधित है चॉम्स्की। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं। अगला है दोस्तों, याद रखेंगे, थोड़ा ये आपका मिस टाइपिंग है। नाम है क्या दोस्तों? थांडाइक। क्या दोस्तों? ये है थांडाइक। थांडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया? यही आपको बताना है। संज्ञानात्मक अधिगम से सिद्ध किए, कि आपका अधिगम के प्रयास एवं भूल से किए, कि संकेत अधिगम से किए, कि स्थान अधिगम से किए। आपको बता दें थांडाइक जो है दोस्तों, याद रखेंगे, प्रयास एवं भूल का यह सिद्धांत दिए हैं। और इसी से वह क्या किए हैं दोस्तों? वह अपने सिद्धांतों के शीर्षक को सिद्ध किए हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए 21 नंबर की बात करेंगे। गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग के विलंब विकास से संबंधित है? यही आपको बताना है। जो गिरोह अवस्था होती है वह किस वर्ष के आयु बालक में होती है? याद रखेंगे बाल्य अवस्था में जो बालक होता है ना, वह गिरोह अवस्था में बहुत रुचि रखता है। बाल्य अवस्था तो होता तो मैंने सही मान लेते, लेकिन इसमें बाल्य अवस्था नहीं है। इसमें दोस्तों यदि दिया किशोरावस्था तो ये गलत हो जाएगा। अब देखिए ये भी दोस्तों आपका गलत हो जाएगा। अब 3 से 6 वर्ष में जो बच्चा होता है ना, इतने वर्ष में गिरोह में रहता ही नहीं, वो तो माता पिता के साथ रहता है, आपको पता है, ये भी गलत हो जाएगा। तो 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण की जो अवस्था होती है, गिरोह की अवस्था होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इस आधार पर आप इसको छाटेंगे। जो बाल अवस्था होती है गिरोह की अवस्था कही जाती है। आगे देखेंगे पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सा है? यही आपको बताना है। मैंने बताया था मूर्त सक्रियात्मक अवस्था जो होती है वह तृतीय अवस्था होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है? यही आपको बताना है कि कौन से ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जो कि इसमें अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिकों के कारकों में कौन सा शामिल नहीं है, यही आपको बताना है दोस्तों। तो क्या नहीं शामिल है? अधिगम की इच्छा, कि प्रेरणा नहीं शामिल है, कि रुचि नहीं शामिल है, कि विषय वस्तु का स्वरूप नहीं शामिल है। याद रखेंगे कि जो
विषय वस्तु का स्वरूप होता है ना, अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में शामिल नहीं होता है। ये बात याद रखेंगे। अधिगम की इच्छा भी शामिल होती है, प्रेरणा भी शामिल होती है, रुचि भी शामिल होती है। अधिगम की इच्छा रहेगी तभी आप चीज़ों को सीखेंगे, प्रेरणा आपके अंदर मोटिवेट रहेंगे तभी होंगे, आपके अंदर सीखने की रुचि होगी तभी रहेंगे। लेकिन विषय वस्तु की स्वरूप शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान देंगे। आगे देखेंगे 24 नंबर की बात करेंगे। निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है, यही आपको बताना है दोस्तों। सामाजिक मूल्य क्या है तो याद रखेंगे सहायता परक व्यवहार, ये सामाजिक मूल्य का एग्जाम्पल है। आपका सहायता परक व्यवहार के प्राथमिक लक्ष्य है कि मूल प्रवृत्ति है कि आक्रामकता की आवश्यकता है। तो याद रखेंगे जो सामाजिक मूल्य सोशलाइजेशन की परिभाषा का जो एग्जाम्पल या ऐसे संबंधित जो चीजें हैं ना दोस्तों, वह सहायता परक व्यवहार है। सहायता परक व्यवहार मतलब सामाजिकता का मूल सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। किसी का सहायता करना ही सामाजिकता का एक रूप होता है। तो ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 25 नंबर की बात करेंगे। पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण है, यही आपको बताना है दोस्तों। तो पक्ष अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण किसके उदाहरण है तो स्वतः शोध के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर आपका ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो होता है दोस्तों स्वतः शोध होता है। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये आप बिल्कुल करेक्ट मानेंगे। आगे देखेंगे 26 नंबर बात कर रहा है कि सीखने के वक्र अभ्यास तथा सीखने की मात्रा गति और प्रगति के सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। यह किसने कहा है दोस्तों, तो याद रखेंगे सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। यह कहने वाले जो महान मनोवैज्ञानिक है दोस्तों, अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे तो उन महान मनोवैज्ञानिक का नाम है दोस्तों गेट्स। क्या नाम है दोस्तों, गेट्स है। और जब ये आपका यूपी टेट 18 नवंबर 2018 को प्रश्न बना, इसमें कुछ भी ऑप्शन नहीं था जो गेट्स को था, और सब पर क्या मिला दोस्तों, कॉमन नंबर मिला। और इसका ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट जो होगा वह गेट्स होगा। इसमें गेट्स दिया नहीं, इसलिए यह प्रश्न जो था विवादों में घिरा रहा। इसको आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे 27 नंबर की बात करेंगे कि निम्न में से कौन सा थांडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है। यही आपको बताना है कि कौन है जो थांडाइक के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है। तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, ये तीनों शामिल है दोस्तों। लेकिन याद रखेंगे आपका जो साचार्यात्मक स्थानांतरण का नियम है ना, ये शामिल नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर ये आपका शामिल नहीं है। ये सभी क्या है दोस्तों, ये तीनों शामिल है। तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। आगे देखेंगे 28 नंबर की बात करेंगे। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है, यही आपको बताना है दोस्तों कि जो अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत वो किसके अनुकूलन पर बल देता है। तर्क के व्यवहार के, चिंतन के, कि अभिप्रेरणा के, यही आपको बताना है दोस्तों। तो अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत जो होता है व्यवहार के अनुकूलन पर बल देता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्यवहार के अनुकूलन पर सिद्धांत पर ये जो बल देता है, ऑप्शन नंबर बी को आप बिल्कुल करेक्ट मानेंगे। 29 नंबर की बात करेंगे। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है दोस्तों, तो याद रखेंगे क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम होता है नैमित्तिक अनुबंधन भी कहा जाता है इसको। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नैमित्तिक अनुबंधन इसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है, यही बताना है दोस्तों। अधिगम की विशेषता कौन नहीं है, तो अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है कि अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन होता है, कि अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है, कि अधिगम एक लक्षणोन्मुख प्रक्रिया है। ये तो बात सही है दोस्तों, ये तो इसकी विशेषता है, ये भी इसकी विशेषता है। लेकिन कहा है कि इसमें से कौन उसकी विशेषता नहीं है, तो अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन होता है। ये भी जो है अधिगम का जो आपका डेफिनेशन हो सकता है। लेकिन अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, ये नहीं है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ये आपका ध्यान रखेंगे, अधिगम की विशेषता नहीं है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखते हुए आप लोग देखेंगे यूपी टेट जो आपका 18 नवंबर, कब दोस्तों, तो 18 नवंबर 2018 का जो पेपर था उसको मैंने कवर किया। जो प्रश्न के लेवल थे वह काफ़ी थोड़ा हार्ड थे दोस्तों, इसको आप ध्यान रखेंगे। इसको देखेंगे कैसे प्रश्न बन रहे हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अभिषेक एकेडमी के चैनल पे अब तक नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। आज की वीडियो में बस